हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग चैप्टर 2 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो मौर्य साम्राज्य से शुरू हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को कैसे जानेंगे, किस स्रोत के द्वारा जानेंगे, इसके बारे में जानते हैं। सोर्स क्या है जानने का। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में दो स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस प्रमुख है, विष्णु पुराण प्रमुख है, बौद्ध जैन ग्रंथ प्रमुख है और कुछ विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण प्रमुख है। अब हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद अभिलेख एवं सिक्के, जो पुरातात्विक स्रोत के मौर्यकालीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं, स्रोत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 से 298 ईस्वी पूर्व है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश कर किया था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। सेल्यूकस से संधि कर उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया और अपना दूत सेल्यूकस ने अपना दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जो 305 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक यहाँ रहा। उसने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम इंडिका था और इस इंडिका से मौर्य साम्राज्य पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। जैन मुनि भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली एवं 258 ईस्वी में श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक जिसे कहते हैं, जाकर सल्लेखन मतलब उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। उपवास का मतलब हुआ कि अपने तब तक उपवास रखना जब तक ये शरीर समाप्त ना हो जाए। उसी को जैन धर्म में सल्लेखन कहा गया है। कभी कभी प्रश्न आता है कि सल्लेखन किस धर्म से संबंधित है। सल्लेखन याद रखें, जैन धर्म से संबंधित है। अब बिंदुसार, जिसको अमित्र घात भी कहा जाता था, 298 ईस्वी से 273 ईस्वी पूर्व, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसी के काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह का दमन राजकुमार अशोक और द्वितीय का राजकुमार सुसीम ने किया। यूनानी शासक एंटिओकस का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में प्रश्न आता है कि कौन सा राजदूत आया, तो डायमेकस याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया? मेगास्थनीज आया। अब ये सब प्रश्न आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अशोक प्रियदर्शी, इसका टाइम 273 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व माना जाता है। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। देवी तिस्यरक्षिता, कारुवाकी, असिंधमित्रा एवं पद्मावती आदि अशोक की पत्नियां थीं। देवी से उत्पन्न महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक के पुत्र पुत्री थे। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के पश्चात 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रश्न आता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 8वें वर्ष के बाद, याद रखिएगा। ये युद्ध बहुत भीषण युद्ध था।
और इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध के नरसंहार को देखकर अशोक का कठोर हृदय द्रवित हो गया। उसने कभी भी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की। शस्त्र का मतलब जो उस समय का तलवार, भाला, तीर, धनुष, ये सब जो था उन्होंने त्याग दिया। अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धम्म प्रचार की नीति अपनाई। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कलिंग युद्ध से काफ़ी मर्माहत हो गए थे और मर्माहत होने के बाद उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया था और युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी। इसलिए अशोक को महानतम सम्राट कहा गया। अब उनके हृदय में मानवता की सेवा, जीवों के कल्याण एवं दया का भाव ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब अशोक का धम्म क्या था? धम्म का मतलब यहाँ धर्म से है, लेकिन धर्म वही है जो प्राकृतिक रूप से सत्य है, उसी को धर्म कहा जाता है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अशोक ने अपने धर्म एवं उसके प्रचार के कारण ही भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं से प्रश्न करता है कियम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, और उत्तर भी स्वयं इस प्रकार देता है, अपासीनवे बहु कथाने, दया दाने सचे सोचे, चखु दाने भी बहुविधे, दीने तू पद। इसका मतलब हुआ कि अपासीनवे का मतलब पाप होता है, अल्प पाप। बहु कथाने का मतलब कल्याण, अत्यधिक कल्याण। दया दानेन मतलब दया, दान। सच मतलब सत्यवादिता, पवित्रता है, मृदुता है, साधुता है। मतलब ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, यही धम्म का सूचक है। अशोक ने धम्म पालन के लिए जो आवश्यक बताया, पहला बताया कि प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय एवं अल्प संचय करना। अल्प व्यय का मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं होना, और अल्प संचय का मतलब बहुत संचय नहीं करना, बहुत इकट्ठा नहीं करना, नहीं तो बहुत इकट्ठा करने के लिए हम गलत काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए संचय उतना ही कीजिए जिससे आपका काम चल जाए, और खर्च भी उतना ही कीजिए जिससे आपके लिए कुछ धन रहे। इसलिए अल्प व्यय कीजिए, व्यय भी बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए। और इन जो ऊपर की बातें बताई गई हैं, प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों मतलब बूढ़े, जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना। अब आप इसमें देखिए कि हम या आप कहाँ तक इन बिंदुओं पर खरे उतरते हैं। अगर खरे नहीं उतरते हैं तो आप धर्म का काम नहीं करते। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो बिंदु दिया हुआ है उन बिंदुओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि 5 दुर्गुण बताए हैं उन्होंने, और वो दुर्गुण जिससे हमें दूर रहना चाहिए उसमें पहला है उग्रता, उग्र हो जाना, निष्ठुरता, कठोर हो जाना, निष्ठुर, क्रोध करना, गर्व करना, ईर्ष्या करना,
ये 5 दुर्गुण है, इससे हमें बचना चाहिए, ये हमें पतन की ओर ले जाते हैं। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। राहुलोवाद सूत्र पाली ग्रंथ है, उससे ली गई है। वस्तुतः अशोक का धम्म आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इसे हम यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा हमारे मन में समाहित हो जाती है, क्योंकि यह सभी धर्मों का सार है, इसमें सभी धर्म समाहित हैं। अशोक के धम्म के प्रचार हेतु उपाय। गिरनार से प्राप्त तृतीय शिलालेख की द्वितीय व तृतीय पंक्ति में अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु अपनाए उपायों को इस प्रकार लिखा है। मेरे संपूर्ण राज्य में युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक प्रत्येक 5वें वर्ष यात्रा पर निकलें और धम्म के निर्देशों का प्रचार करें और अन्य राज्य संबंधी कार्य करें। ऐसा नियम बना दिया कि जो रज्जुक हैं वो 5वें वर्ष धम्म के प्रचार के कार्य के लिए निकलेंगे। अभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। प्रश्न आता है कि अशोक ने अपने अभिषेक के कितने वर्षों के बाद धर्म महामात्रों की नियुक्ति की? तो धर्म महामात्र इसलिए ही होते थे जो धर्म का प्रचार करते थे, उसकी रक्षा करते थे। इनका प्रमुख कार्य धार्मिक संप्रदायों के बीच वैर भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। और इसीलिए उन्होंने धम्म की शिक्षाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया। उन्हीं के अभिलेखों के आधार पर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय ने अशोक कालीन इतिहास लिखा है। चूँकि पुरातात्विक साहित्य प्रमाणिक साहित्य माना जाता, पुरातात्विक स्रोत प्रमाणिक स्रोत माना जाता है, इसलिए पुरातत्व को ही आधार मानकर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय ने अशोक कालीन इतिहास को लिख दिया, जो एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अनेक देशों में उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अपने दूत भेजे। 13वें शिलालेख में अशोक उन देशों के नाम गिनाता है जहाँ उसने अपने दूत को भेजे। इसमें चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा जाता है, एवं यवन माने ग्रीक, जहाँ का मिनांडर राज्यों का उल्लेख मिलता है। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रश्न आता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? अशोक के काल में। इस संगीति के बाद विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भिक्षु भेजे गए। बौद्ध ग्रंथ महावंश में इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं, मैंने जहाँ जहाँ भेजे गए धर्म प्रचार के लिए, जैसे कश्मीर एवं गंधार धर्म प्रचारक मयंतिक, हिमालय में धर्म प्रचार के लिए मजिम को भेजा गया, बनवासी में उत्तरी कन्नड़ में रक्षित को भेजा गया, यवन देश में महारक्षित, उपरांतक धर्म रक्षित, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित, महिष मंडल मतलब मैसूर में महादेव, स्वर्ण भूमि सोन एवं उत्तरा में सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि में, श्रीलंका में महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। इस प्रकार राजबली पांडे ने लिखा है कि वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण था, और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में नहीं मिला है। अब अशोक का अभिलेख, क्योंकि जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार करवाया उस प्रचार के पीछे कहीं उनका स्वार्थ नहीं छुपा हुआ था, यही ये कहना चाह रहे हैं, मैंने राजबली पांडे जी कहना चाह रहे हैं। अब अशोक का अभिलेख, अशोक कालीन इतिहास साम्राज्य विस्तार एवं धार्मिक दृष्टिकोण को समझने में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।
40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो भारत के कोने कोने में बिखरे हुए। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, DR भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख दिया है। अशोक के अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। गुहालेख का मतलब गुफा लेख, गुफा। अब शिलालेख, ये कुल 14 शिलालेख हैं जो भारत के विभिन्न स्थानों से मिले हैं। इनके क्रमानुसार निम्न जानकारी मिलती है। 14 शिलालेख मिले हैं जो काफ़ी प्रमाणिक हैं। स्तंभ लेख मिले हैं, 7 स्तंभ लेख मिले हैं, 6 स्तंभ पर 6 लेख हैं और 1 अभिलेख पर 7 अभिलेख मिला हुआ है। गुफा लेख मिला है जिसमें 4 लेख है जो बराबर के गुफा लेख से मिला है। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अभिलेख में जीवों की बलि निषिद्ध की गई है। पहला अभिलेख में जीवों को नहीं मारना है, उसको निषेध किया गया है, मतलब बलि नहीं देना है। विदेशी राज्यों से संबंधित जानकारी है। तीसरा में धर्म प्रचार, चौथा में धर्म के उपदेश, पांचवा में धर्म महामात्र के कार्य क्या होंगे और छठा राज्य के प्रति कर्तव्य, सातवां धार्मिक दृष्टिकोण, आठवां विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा आरंभ करने का उल्लेख, 9 समारोहों पर मंगलाचारों को निरर्थक बताया, लोगों को धर्म के अनुरक्त बनना ही सच्ची कीर्ति है 10वां, 11वें वाणी संयम पर जोर, वाणी में संयम रखना, 12 में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर, 13वां में कलिंग विजय एवं विदेश संबंध, 14वां में उपसंहार धम्म लिपि लिखवाने का उद्देश्य। प्रथम शिलालेख जूनागढ़ जिला गिरनार सौराष्ट्र से मिला है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह लिपि ब्राह्मी है। 12 पंक्तियों का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। देखिए, यही लिपि है। लिपि को यही लिपि है। ये ब्राह्मी लिपि में है और जो गिरनार से प्राप्त हुआ है और इसका मतलब, इसका अर्थ जो दिया हुआ है वो इस तरह से है। पहला एवं दूसरा, यह धम्म लिपि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक द्वारा लिखवाई गई। दूसरा, जीव बलि हेतु नहीं मारा जाएगा, तीसरा में है। चौथा में है, न कोई समाज मतलब उत्सव किया जाएगा। बहुत सा दोष माने कोई उत्सव नहीं किया जाएगा। समाज में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा देखता है। छठा एवं सातवां, फिर भी निश्चित प्रकार के समाज को ही देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा उचित मानता है। 8वां 9वां में देवानाम प्रियदर्शी के प्रत्येक दिन सहस्त्रों जानवर व्यंजन के लिए मारे जाते थे। 10वां 11वां पर आज से ही यह धर्म लिपि लिखवाई गई। तब से 3 ही प्राणी, 2 मोर और 1 मृग व्यंजन के लिए मारे जाते हैं। इससे पहले कई जीव जंतु मारे जाते थे जिनकी संख्या अधिक थी, लेकिन जब नियम बना दी गई तो उसके बाद 3 ही, और 3 में भी 2 मोर और 1 मृग व्यंजन के लिए बनाए जाएंगे, ऐसा नियम बना दिया गया। इनमें भी मृग का मारना निश्चित नहीं है। पीछे भी ये 3 प्राणी नहीं मारे जाएंगे ऐसा लिखा हुआ है, मतलब भविष्य में इन्हें भी मारना बंद कर दिया जाएगा। अब स्तंभ लेख की संख्या 6 है, गुहा लेख की संख्या 3 है। गुहा माने गुफा लेख की संख्या 3 है। अब मस्की मतलब कर्नाटक, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश एवं नेतूर तथा उडेगोलम बेलाड़ी कर्नाटक से प्राप्त लघु शिलालेखों में अशोक का नाम मिलता है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से आता है, पूछा जाता है कि
किस शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है, देखने को मिलता है। मस्की जो है कर्नाटक का, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन 4 भागों में बांटा गया है: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन एवं ग्राम शासन। मौर्य प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण था अपने काल का, जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। केंद्रीय शासन, इसमें राजा सत्ता का केंद्र था, वह निरंकुश नहीं था, उस पर मंत्री परिषद का अंकुश था। चाणक्य ने राज्य के 7 अंग, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, जनपद का मतलब वो स्टेट, वो देश, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 अंग बताए गए हैं, जो कि एक राज्य के लिए, एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनमें मंत्री परिषद 12 से 20 मंत्री होते थे। प्रत्येक मंत्री को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। अमात्य मंडल केंद्रीय शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। प्रश्न आता है कि तीर्थ किसे कहा जाता था, है ना? तो ये कई भागों में जो अमात्य मंडल विभक्त था, उन्हीं को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ का मतलब विभाग। प्रत्येक तीर्थ मतलब विभाग का अध्यक्ष महामात्र अमात्य कहलाता था। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख है। कि ये पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया है, तो 18 तीर्थों का उल्लेख। उदाहरण के लिए तीर्थ का प्रधान समाहर्ता या उसके कार्य राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखना था। यह राजस्व भी एकत्रित करता था, जो आज के डीएम का काम होता है, वो करता है। इसे आज का डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या वो कलेक्टर भी कहा जाता है। तो कलेक्टर मीन्स कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करता है? वो राजस्व कलेक्ट करता है। अब प्रांतीय शासन में देखें तो अशोक के अभिलेखों में 5 तरह के प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अब उदीच्य मतलब उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसाली थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, प्राच्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन 5 भागों में इसलिए बांटा गया था ताकि 5 गवर्नर हों और उन गवर्नर के माध्यम से वहाँ के शासन व्यवस्था को समुचित ढंग से नियंत्रित किया जा सके, चलाया जा सके। प्रांतों के राज्यपाल प्रायः कुमार कहलाते थे, जो राजा के ही राज परिवार से होते थे। नगर शासन जो है, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब समिति जो देखिए, शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य व्यवसाय समिति, वस्तु निरीक्षक समिति, कर समिति, ये इतनी तरह की समितियां बनी हुई थी। 6 इसमें एक समिति में 5-5 लोग थे, इसलिए कुल मिलाकर 30 सदस्यों का एक मंडल था, है ना। अब है कि ग्राम प्रशासन। ग्राम का मुखिया ग्रामिक या ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी भोजक होता था। प्रशासनिक अधिकारी भोजक, और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। प्रश्न आता है, इस पर ध्यान रखिएगा। प्रांत मंडल में मंडल आहार मतलब जिले में विभक्त था। जिला को आहार कहा जाता था। प्रांत मतलब स्टेट, मंडल में विभक्त था और मंडल जिला में विभक्त था। आज भी है, उसी तरह की व्यवस्था है। सैन्य व्यवस्था, सेना 6 विभाग थे, जैसे पैदल सेना, अश्व मतलब घोड़ा वाला सेना, हाथी का सेना, रथ का सेना, नौसेना, सैन्य यातायात विभाग। मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी। सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो राजा हुआ करता था
वो न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी, वो जो न्याय कर दिया वही मान्य होता था। अब धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय थे जिसमें राजस्व संबंधी मामले आते थे। दीवानी और फौजदारी ये दो तरह के मामला होता है। तो दीवानी का मतलब हुआ ज़मीन से संबंधित, राजस्व से संबंधित जो भी केस होगा उसमें सुना जाएगा, और दूसरा फौजदारी होगा जिसमें मारपीट झगड़े से संबंधित जो केस होगा उसे सुना जाएगा। तो न्यायालय भी दो तरह का था, धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय। तो कंटक शोधन जो था वो फौजदारी मामला देता था, मतलब मारपीट झगड़ा वाला। गुप्तचर की व्यवस्था थी, दो तरह की गुप्तचर की व्यवस्था थी। एक संस्थान, मतलब जो एक स्थान पर रहकर अपना काम करे, और दूसरा है संचारण, जो अपने वेश को बदलकर छद्म वेश में घूम घूम कर जानकारी हासिल करे, जानकारी इकट्ठा करे और उस जानकारी को राजा तक पहुंचाए। इसलिए संस्थान और संचालन दो तरह के स्पाई थे, मतलब गुप्तचर की व्यवस्था थी। अब राजस्व किसी भी राज्य के लिए, उसके शक्ति के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी होता है, जो राजस्व से आता है। भूमिकर उपज का 1/6 या 1/4 होता था। भूमिकर मतलब भूमि से जो उपज होता था, भूमि से जो उपज प्राप्त किसान लोग किया करते होंगे, उसका 1/6 या 1/4 भाग राजस्व के रूप में दे दिया जाता था। दुर्ग भी राजस्व ही था। जो नगरों से प्राप्त आय दुर्ग कहलाती थी। राष्ट्र जनपद से जो आय थी वो राष्ट्र कहलाती थी। सेतु फूल व खेत से जो प्राप्त आय थी उसे सेतु कहा जाता था। ब्रज मन मवेशियों से प्राप्त आय या कर या राजस्व उसे ब्रज कहा जाता था। अर्थव्यवस्था यदि देखें, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कृषि की सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। नहरें निकलवाई गई थी। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। कृषि के साथ पशुपालन की भी व्यवस्था थी। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रचलित थे। सीरिया, मिस्र एवं पश्चिमी देशों के साथ पश्चिम में भड़ौस एवं पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार सड़क द्वारा एवं नदियों द्वारा होता था। मार्ग निर्माण अधिकारी एग्डोनोमोर्क कहलाता था। प्रश्न आ सकता है कि मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्डोनोमोर्क कहा जाता था। ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती तक जाने वाला मार्ग उत्तरापथ कहलाता था। इस मार्ग पर पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी एवं तक्षशिला स्थित था। उद्योग, कपड़ा प्रमुख उद्योग था। बंगाल का मलमल बहुत प्रसिद्ध था। बढ़ई, चर्म उद्योग एवं धातु उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण थे। सिक्के में बुद्ध काल में आहत मतलब पंचमार्क सिक्के चलते थे। अब मौर्य काल में चलने वाले स्वर्ण सिक्के निष्क, चांदी के सिक्के करसापण एवं तांबे के कांकड़ी कहे जाते थे। कुछ महत्वपूर्ण है। सोने के जो सिक्के होते थे जिसे निष्क कहा जाता था। चांदी के जो सिक्के होते थे करसापण कहा जाते थे। तांबे के जो सिक्के होते थे वो कांकड़ी कहे जाते थे। टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। और सिक्के के साथ साथ वस्तु विनिमय भी प्रचलित था। अब स्थापत्य का राजप्रसाद। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद वास्तु कला का बेजोड़ उदाहरण था। फाहियान के अनुसार यह प्रसाद मानव कृति न होकर देवों द्वारा निर्मित है। इतना सुंदर था, इतना भव्य था कि फाहियान ने उसकी बढ़ाई, उसकी प्रशंसा तहे दिल से की है। उसके बाद स्तूप, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक
ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, मतलब अधिक हो सकती है, मगर ह्वेनसांग ने 80 स्तूपों को अपनी आंखों से देखा था। सांची का स्तूप मौर्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब लोक कला। मौर्य युगीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण विशाल यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं। इसमें मथुरा जिले से परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, मणिभद्र एवं पटना के दीदारगंज से प्राप्त चवरधारणी की यक्ष प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पटना के संग्रहालय में देखा जा सकता है। श्रेणी मौर्य काल में व्यवसाय एवं शिल्पी श्रेणियों गिल्ड्स में संगठित थे। इनका शिल्पियों के जीवन व कार्य पर नियंत्रण था। इसके माल पर सरकार 10% कर लेती थी, 10% कर लेती थी। साहूकार जो ऋण देते थे उस पर 15% ब्याज लेते थे। सामाजिक जीवन में मेगास्थनीज के अनुसार नैतिक जीवन ऊंचा था। लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, सत्य बोलते थे, चोरियां कम होती थी, जीवन स्तर ऊंचा था। धनी परिवारों में बहु विवाह प्रचलित थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। शिक्षा एवं साहित्य। तक्षशिला शिक्षा का प्रधान केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं तक्षशिला का छात्र था। तर्कशास्त्र, त्रयी माने तीनों वेद, वार्ता, कृषि, पशुपालन एवं व्यापार तथा दंड नीति, 4 प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति ये हालांकि प्रमुख है था। त्रय मीन्स तीनों वेद, वार्ता का मतलब व्यापार, कृषि, पशुपालन और दंड नीति। दंड नीति का मतलब वो दंड के आधार पर ही अनुशासित होते हैं लोग, इसलिए दंड नीति का वहाँ महत्व था। डर से, दंड के डर से वहाँ चोरी नहीं होती थी, लोग संयमित जीवन बिताते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सुबंधु की वास्कोदत्ता, अभिधम पिटक इस युग की प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ थे। मौर्य काल का इतिहास यहीं समाप्त होता है और अगले वीडियो में जो पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो होगा, उसमें आगे की पढ़ाई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।